आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय किसान जमींदार और राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आईन ए अकबरी ग्रंथ किसने लिखा था? हाँ जी, आईन ए अकबरी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। कौन था अबुल फजल भाई? अकबर का दरबारी था। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे? हाँ जी, भारतीय फारसी स्रोत है वो किसानों के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? रैयत। और बहुवचन में क्या कहते थे? रियाया। और कौन से शब्द आ रहे हैं किसान के लिए? मुजरियान, किसान और आसामी। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। 17वीं सदी के स्रोत कितने किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं? हाँ जी, 17वीं शताब्दी के जो स्रोत हैं वो कितने किस्म के किसान बताते हैं? तो 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त और पाही काश्त। हाँ जी, खुद काश्त किसान कौन थे? हाँ जी, खुद काश्त किसान कौन थे? वे किसान जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी और वहीं वो अपनी खेती करते थे, उन्हें क्या कहते थे? खुद काश्त कहते थे। हाँ जी, पाही काश्त किसान कौन थे? पाही काश्त वे खेतीहर जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। मतलब ऐसे किसान जो दूसरे गांव से आते थे खेती करने के लिए, मतलब अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके ठेके पे खेती करना, वो क्या कहलाते थे? ऐसे किसान क्या कहलाते थे? पाही काश्त। हाँ जी, जिन्स ए कामिल से क्या आशय है? हाँ जी, जिन्स ए कामिल से क्या आशय है? जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलें हैं। हाँ जी, कौन सी थी? सर्वोत्तम फसलें थी, जैसे कपास और गन्ना। एक प्रकार से जिन्स ए कामिल का मतलब है व्यापारिक फसलें। कौन सी? व्यापारिक फसलें। भारत में नई दुनिया से कौन सी फसलें लाई गई? हाँ जी, भारत में नई दुनिया। नई दुनिया किसे बोला गया है? अमेरिका महाद्वीप को बोला गया। तो वहाँ से कौन कौन सी फसलें आई थी इंडिया? टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता। कौन सी? टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता। भारत में तंबाकू का पौधा सबसे पहले किस भाग में पहुंचा? हाँ जी, भारत में तंबाकू का पौधा सबसे पहले किस भाग में पहुंचा? कौन से पार्ट में इंडिया के सबसे पहले आया? तो कौन से पार्ट में? दक्षिण या दक्षिण भारत में। हाँ जी, कौन लेके आए थे ये सबसे पहले? पुर्तगाली लेके आए थे ये पौधा। अकबर और उसके अभिजातों ने पहली बार तंबाकू कब देखा? हाँ जी, अकबर और उसके जो दरबारी लोग थे उन्होंने पहली बार तंबाकू कब देखा था? 1604 ईस्वी में देखा। कब देखा? 1604 ईस्वी में। तंबाकू के धूम्रपान करने पर किस शासक ने पाबंदी लगाई? हाँ जी, उस शासक का नाम बताना जिसने पाबंदी लगा दी थी। लोग ज़्यादा धूम्रपान करने लगे थे और उसका बुरा असर हो रहा था, तो जहांगीर ने, जो शासक था जहांगीर, उसने पाबंदी लगा दी थी धूम्रपान करने पर तंबाकू के। बंगाल में सिर्फ चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी? हाँ जी, बंगाल में जो 17वीं शताब्दी में बंगाल में चावल की किस्में कितनी पैदा होती थी? 50 किस्में पैदा होती थी। चावल की जो किस्में थी वो लगभग 50 किस्में पैदा होती थी। मक्का भारत में किस रास्ते से आया? हाँ जी, जो मक्का है भारत में किस रास्ते से आया? तो मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। कहाँ से आया था? अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से आया। ये भी नई दुनिया की फसल है मक्का, मैक्सिको की फसल है, वहाँ से वो फिर अफ्रीका और स्पेन के रास्ते इंडिया आई। ग्रामीण समुदाय के 3 घटक कौन से थे? हाँ जी, उस काल में, मुगल काल में जो ग्रामीण समुदाय था उसमें कौन थे 3 घटक? हाँ जी, खेतिहर किसान, वहाँ की ग्राम पंचायत या पंचायत, और गांव का मुखिया। हाँ जी, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? मुकद्दम या मंडल। मुकद्दम या मंडल कहते थे। 17वीं सदी की कौन सी ये किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है? हाँ जी, 17वीं शताब्दी की किताब है जो राजपूतों को क्या बताती है?
किसान बताती है। तो वो कौन सी किताब है? मारवाड़ में लिखी गई एक किताब में, मारवाड़ में लिखी गई थी वो किताब। वो कहती है कि राजपूत क्या थे? किसान थे। कहाँ के लोगों ने पंचायतों को ऊंची जातियों या राज्य अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की? हाँ जी, कहाँ के लोगों ने की थी? पंचायतों को ऊंची जाति के जो लोग थे और राज्य अधिकारी थे वो कर उगाही करते थे जबरन, या बिगाड़ लेते थे। बिगाड़ का मतलब है बिना पैसे दिए ही काम ले लेना। हाँ, तो पश्चिम भारत में खासकर कहाँ के लोग? राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों ने ऐसी शिकायतें की थी। जजमानी व्यवस्था किसे कहते हैं? हाँ जी, किसे कहते हैं? बंगाल में जमींदार दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले, खासकर लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था कहते थे। हाँ जी, ये बंगाल में व्यवस्था थी। वहाँ जो भी दस्तकार थे तो उनकी सेवाओं के बदले में रोज़ उनको भत्ता मिलता था और खाने के लिए नकदी मतलब कैश पेमेंट दी जाती थी उनको। कौन से प्रांतों में महिला जमींदारी की जानकारी मिलती है? हाँ जी, कौन से प्रांतों में महिला जमींदारी मतलब महिलाओं के पास भी जमींदारी थी? तो ये कहाँ से मिलती है? पंजाब और बंगाल में, पंजाब और बंगाल में। पेशकश क्या थी? हाँ जी, पेशकश मतलब किसी को पेश किया जाए सामने। तो मुगल काल में मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की क्या थी? एक भेंट थी, एक प्रकार से भेंट थी या उपहार जिसे कह सकते हैं, वो लिया जाता था। परगना क्या था? हाँ जी, परगना मुगल काल के जो प्रांत थे वहाँ का एक प्रशासनिक प्रमंडल था। हाँ जी, प्रशासनिक इकाई थी वहाँ की परगना। हाँ जी, प्रांत, ठीक है, जैसे सूबा जिसे कहते हैं, सूबा, सरकार और परगना, जैसे आजकल जिसे अपने तहसील कहते हैं उस टाइप से परगना होते थे। पायक कौन थे? हाँ जी, पायक असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। वे लोग जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। हाँ जी, क्या होता था? वहाँ के जो पायक थे एक प्रकार से वे लोग थे जिन्हें जमीन दी जाती थी और उसके बदले में उनसे क्या लिया जाता था? सैनिक सेवा ली जाती थी। तो ये इन्हें पायक कहते थे। जमींदारों की विस्तृत व्यक्तिगत जमीन को क्या कहते थे? हाँ जी, जमींदारों के पास जो व्यक्तिगत जमीन थी उसे क्या कहते थे? मिल्कियत। क्या कहते थे? मिल्कियत। अमील गुजार कौन था? हाँ जी, कौन था अमील गुजार? मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, मतलब राजस्व टैक्स इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। अमीन कौन था? अमीन, हाँ जी, अमीन एक मुलाजिम मतलब एक कर्मचारी था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज के नियमों का पालन हो रहा है, कि उसका काम यह था कि सब लोग पालन करें, जो भी राज के नियम निकले उनका वो पालन करे। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? हाँ जी, मनसबदारी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। हाँ जी, शीर्ष सर्वोच्च जो था वो था मनसबदारी का जो पद था, सैनिक नौकरशाही था जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेवारी थी। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? हाँ जी, भूमि का वर्गीकरण बताना है। कितने भागों में था? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में था। पोलज, प्रोती, चच्चर और बंजर, 4 भागों में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। पोलज भूमि किसे कहा जाता था? पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। हाँ जी, ऐसी मतलब सर्वोच्च भूमि थी, एक प्रकार से उपजाऊ भूमि थी जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था और हमेशा ही उस पर खेती की जाती थी। उसे क्या कहते थे? पोलज भूमि कहते थे। मुगल काल में भू राजस्व वसूल करने के लिए कौन सी प्रणालियां अपनाई जाती थी? हाँ भी, जो भूमि से संबंधित राजस्व था, कर जो इकट्ठा करने की प्रणालियां कौन सी थी? कणकूत, बटाई जिसे बाहुली भी कहते हैं, खेत बटाई और लांग बटाई, ये 4 प्रकार की प्रणालियां हमें मुगल काल में मिलती है। कणकूत, बटाई, खेत बटाई और लांग बटाई। किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी? उक्त वर्णन किस यात्री ने किया है? हाँ जी, कहता है कि इंडिया में चांदी है वो आ रही है
व्यापार के जरिए। तो इटली के यात्री जोवानी कारेरी ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? इटली के यात्री जोवानी कारेरी ने। बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। बाबरनामा क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। हाँ जी। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। आईने अकबरी में कुल कितने भाग हैं? हाँ जी। आईने जो अकबरी है उसमें कितने भाग हैं? 5 भाग है। कितने भाग हैं? 5। मिरासदार कौन थे? कौन थे मिरासदार? महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न जो किसान थे उन्हें क्या कहते थे? मिरासदार कहते थे। पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? हाँ जी। पंजाब में जो शाह नहर थी उसकी मरम्मत किसके काल में करवाई गई थी? तो शाह नहर और शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में उसकी मरम्मत करवाई गई थी। गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? हाँ जी। गांव की पंचायत का मुखिया था, उसे क्या कहते थे? मुकद्दम या मंडल। मुकद्दम या मंडल। बाबरनामा के अनुसार खेतों की सिंचाई के लिए कौन से साधन थे? हाँ, कौन से साधन थे? बाबरनामा जो आत्मकथा है बाबर की, उसके अंदर बात की गई है कि सिंचाई होती थी। किससे होती थी? रहट के द्वारा व बाल्टियों द्वारा। रहट के द्वारा व बाल्टियों के द्वारा। जमा और हासिल में क्या अंतर था? हाँ जी। जमा क्या था? जमा निर्धारित रकम थी, मतलब कर के लिए निर्धारित जो रकम थी वो जमा कहलाती थी, और वास्तव में जो वसूल किया जाता था वो क्या होती थी? हासिल। कि आपको प्राप्त कितना हुआ, निर्धारित कितना किया और हासिल कितना किया। मंजिल आबादी में किसका वर्णन है? हाँ जी। किसका वर्णन है? शाही घर परिवार और उसके रखरखाव का। किसका? शाही घर परिवार और उसके रखरखाव का। ये भी उसका पार्ट है अभी जो हमने देखा था। आईने अकबरी जिसके 5 भाग है उसका ये एक भाग है जिसके अंदर इसको पार्ट किया गया है, जिसका नाम है मंजिल आबादी। तो उसमें किसका वर्णन है? शाही घर परिवार और उसके रखरखाव का। सिपह आबादी, हाँ जी, ये भी आईने अकबरी का एक पार्ट है जिसके अंदर किसका वर्णन है? सैनिक व नागरिक प्रशासन व नौकरों की व्यवस्था का। सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था का। आईने अकबरी का लेखन कार्य कब पूर्ण किया गया? हाँ जी। कब पूर्ण हुआ था? अकबर के 42वें शासनकाल में। कब? 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद आईने अकबरी का लेखन कार्य पूरा हुआ। कितने? 5 संशोधन किए गए, उसके बाद में 1598 में जाके इसका जो है पूरा हुआ था काम। लगभग 10 साल लग गए। 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? हाँ जी। उस वक्त कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? 85%। कितने? 85% लोग गांव में रहते थे। वह ज़मीन क्या कहलाती है जिसे 4-5 वर्षों के लिए खाली छोड़ा जाता था? हाँ जी। वह ज़मीन क्या कहलाती है जिसे 4-5 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? चच्चर ज़मीन कहलाती है। तो ये अपने इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे इस लेसन के। तो आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और हमारे पूर्व के जो वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कक्षा 12 के और इंग्लिश से संबंधित वीडियो हैं वो इसमें डाले गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।